our channel Science of Elect Classes by Ayushi Garg. So students, in my previous video of the cell chapter, I have described everything about the cell history, cell structure, its structural organization. उसके कुछ brief में मैंने cell organelles के बारे में बताए थे और plus cell प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस बताए थे टेबुलर फॉर्म में और डायग्राम के थ्रू भी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं सेल के उनको डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ने वाले हैं। प्लस जितने भी सेल के ऑर्गेनेलीज होते हैं वो उन सभी का फंक्शंस, उनका रोल, उनका स्ट्रक्चर हम आज सभी डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ सेल के अंदर होने वाले प्रोसेसेस भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक कंपोनेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल, that is the plasma membrane. We call it as also cell membrane. तो students, as I have told you earlier also, cell membrane हमारा basically क्या होता है, ये outer membrane होती है, outer covering होती है हमारी cell की, is outer covering of the cell. So basically इसका function क्या होता है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्शन इसका पहला बेसिक फंक्शन होता है, सेल को प्रोटेक्ट करना, उसके कंटेंट्स को होल्ड करके रखना। दैट इज जो इनर एनवायरनमेंट है सेल का, जो हमारे साइटोप्लाज्म का जो इनर एनवायरनमेंट है सेल के अंदर का, प्लस बाकी जो बाकी सराउंडिंग जो सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म के बीच में ये क्या करता है, एक डिवीजन बैरियर उनको सेपरेट करता है। दैट इज इसका जो दूसरा फंक्शन होता है, दैट इज टू सेपरेट इनर एंड outer environment of cell of the cell. So अगर हम देखें तो यहाँ क्या हुआ, उसने दो बेसिक फंक्शंस किए। दैट इज एक तो ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, प्लस उसके सारे कंटेंट्स को होल्ड करके रखता है, और ये एक सेपरेशन देता है सेल के इनर और बाहर के एनवायरनमेंट को। सो स्टूडेंट्स, अगर हम सेल मेम्ब्रेन के नेचर के बारे में बात करें तो ये बेसिकली कैसी होती है, इट इज थिन, डेलिकेट, बहुत नाजुक होती है, इलास्टिक होती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज लिविंग। हम अगर देखें सेल वॉल के कंपैरिजन में तो सेल वॉल क्या होती है, डेड होती है, और सेल मेम्ब्रेन हमारी लिविंग होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारे मॉडल्स प्रपोज किए गए टू डिफाइन या फिर टू डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ द, that is to describe the structure of the cell membrane, but the most accepted one model was given by the Singer and the Nicholson. It was the Singer and Nicholson who described the model of the cell membrane in 1972. They have given the model and which is known as the fluid mosaic model. Fluid mosaic मॉडल। तो बच्चों अगर हम देखें फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, यहाँ बेसिकली फ्लूइड मोज़ैक मॉडल उन्होंने जो नाम दिया था, ये उन्हीं के थ्रू जो हमारा मॉडल दिया गया था, वही डायग्राम मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ है। तो मोज़ैक उन्होंने क्यों बोला था उसको, मोज़ैक बेसिकली बेटा क्या मतलब होता है कि एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करना जिसमें हमने कलरफुल स्टोन्स लगाए हो टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल पैटर्न्स। तो उन्होंने जो डिस्क्राइब किया था उसको एक लाइन में क्या डिस्क्राइब किया था इस मॉडल को, दैट इज नंबर ऑफ protein icebergs, number of protein icebergs floating in the sea of, that is in the sea of, ये जो पूरा का फ्लूइड था हमारा, तो वो फ्लूइड किसका बना हुआ था, लिपिड्स। ये जो हमारा लिपिड्स का फ्लूइड था वो बेसिकली उसमें बहुत सारे आइसबर्ग्स जो कि प्रोटीन के बने होते थे वो उसमें फ्लोट करते थे। तो अब अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर के बारे में तो बेटा ये स्ट्रक्चर हमारा दिखाता है ये फॉस्फोलिपिड्स। मैं आपको केमिकल कॉम्पोजिशन भी बता देती हूँ। हमारी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है सेल मेम्ब्रेन की वो मोस्टली 75% बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स से, फॉस्फोलिपिड्स। एंड सेल मेम्ब्रेन में और क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स बेटा बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंटीग्रल हमारे और दूसरा होते हैं हमारे पेरिफेरल। मैं इनका फंक्शन अभी आपको बताती हूँ। और
कुछ इसमें हमारे होती हैं शुगर्स। तो इन्हीं सबसे मिलके हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बनता है। और उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था एज द बाइलेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, दैट इज बाइलेयर। इस मॉडल को उन्होंने जो बताया था वो बताया था बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब इसको बाइलेयर दैट इज इट इज द टू मॉलिक्यूल्स लेयर, द टू लेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। अब आपको मैं अगर इस स्ट्रक्चर के थ्रू इस मॉडल को डिस्क्राइब करूं तो बेटा ये क्या था, ये जो फॉस्फोलिपिड्स है हमारे, यहाँ इनके ये जो दो लेयर्स हैं, दैट इज ये हमारा फॉस्फोलिपिड का हेड है और ये हमारी फॉस्फोलिपिड्स की टेल है। और यहाँ जो बीच में ये पूरा हमारा जो है वो फ्लूइड वो बना हुआ है, हमारे फ्लूइड जो पूरा बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड्स का। और उसमें जो बीच में ये मैंने एम्बेडेड दिखाए हैं रेड कलर से, ये शो कर रहे हैं हमारे प्रोटीन्स, दैट इज ये प्रोटीन्स उनमें एम्बेडेड हैं। अब ये प्रोटीन्स में मैंने आपको बताया दो तरीके के होते हैं, दैट इज इंटीग्रल एंड द पेरिफेरल। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल में बेटा फर्क क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन्स की जो पोजीशन होती है वो इस मॉडल में बिल्कुल फिक्स्ड थी, दैट इज उनका बेसिकली काम क्या होता है, वो ट्रांसपोर्टर्स का काम करते थे, दैट इज अलाउ करते हैं किसी चीज को आने या जाने में, ट्रांसपोर्ट कराने में वो हेल्प करते थे। बट पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होते थे, ये दे कैन बी प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द फॉस्फोलिपिड लेयर। तो ये कहीं भी मतलब हमारे इनकी पोजीशन जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। प्लस उनसे ही अटैच्ड होती हैं हमारी शुगर्स, दैट इज हमारी जो कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तो वो आप आगे 11th क्लास में डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। बट अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो यही है कि हमारा जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है, जो मॉडल हमने एक्सेप्ट किया है सिंकर और निकोलसन जो ने जो दिया था, वो उन्होंने क्या बताया कि वो किस चीज की बनी हुई है, दैट इज 75% उसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और शुगर्स उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो बेटा अगर हम देखें ये काम कैसे करता है, दैट इज ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने ये जो मॉडल हमें दिया था उसके थ्रू हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी चीज को हेल्प करती है। तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ हाउ दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसे कह रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये बेसिकली इसका नेचर होता है सिलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल, या हम इसको कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका नेचर होता है सिलेक्टिव परमिएबल। अब बेटा सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है, दैट इज इट अलाउज अ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस टू मूव आउट ऑफ द सेल एंड टू कम इनसाइड द सेल, दैट इज ये परमिट करता है कुछ चीजों को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। ये कैसे कंट्रोल करेगा, अब किसी भी चीज, किसी भी स्पेसिफिक चीज को, फॉर एग्जाम्पल मैं डेली लाइफ का अगर रूटीन आपको एक एग्जाम्पल दूं तो चाय की छलनी इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें जब चाय छाननी होती है तो हम क्या करते हैं, छलनी को इस तरीके से पकड़ के उसके ऊपर चाय पूरा पलटते हैं, तो चाय की जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वो हमारी ऊपर रह जाती है और जो फिल्ट्रेट दैट इज रिक्वायर्ड थिंग तो वो हमारा कप में आ जाता है नीचे। तो अब क्या होता है, क्योंकि जो सीव है उसका पोर साइज उस पत्तियों को नीचे आने के लिए अलाउ ही नहीं करता है, तो वो क्या होता है, वो हमारा ऊपर रह जाता है और जो फिल्ट्रेट होता है वो हमारा नीचे आ जाता है। तो सेम थिंग द सेल मेम्ब्रेन डू हाउ, बट ये क्या करता है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, पोर्स जो होते हैं उसके वो अलाउ करते हैं चीजों को अंदर आने और बाहर जाने में। तो ये जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, इसकी जो मेम्ब्रेन की जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है, ये ही चीजों को अलाउ करती है ट्रांसपोर्टेशन में सेल के बाहर एनवायरमेंट के थ्रू। अब ये जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन का बेटा जो रोल बताया मैंने इसका, ये बेसिकली होता है दो प्रोसेस के थ्रू, दैट इज one is the diffusion and other is the osmosis. Now let's understand the concept of these two processes. So basically बेटा डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ द
movement, the spontaneous movement of the molecules from the higher concentration to the lower concentration till the equilibrium attained. That is, अगर हम इसको अब समझें तो ये क्या होता है बेसिकली. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपको समझाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को. दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी भी एक कोने में परफ्यूम को छिड़का है तो वो क्या होगा, वहाँ उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं, हमें पूरे रूम में ही उसकी खुशबू आने लग जाती है. तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जहाँ से उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन थी, किसी भी रूम के एक कॉर्नर में अगर हमने उसको स्प्रे किया था तो वो क्या हुआ, पूरे रूम में बाद में फैल जाती है. तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ जो स्पॉन्टेनियसली जो उसके मूवमेंट हो रहा था मॉलिक्यूल्स का, दैट बिकम्स पॉसिबल कि हमें पूरे रूम में ही उसकी खुशबू आने लगती है. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ लिक्विड. फॉर एग्जांपल अगर हम एक कांच के ग्लास में पानी लेते हैं और उसमें एक ड्रॉप ऑफ इंक अगर हम डालते हैं तो वो इंक तब तक उस वाटर में तब तक घुलेगी जब तक कि पूरे वाटर को वो ब्लू ना करे. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ये एक्टिविटी अपने घर पे भी करके देख सकते हैं. तो ये जो हमारी इंक जो पूरे वाटर में मिक्सअप हुई, ये क्यों हुई, क्योंकि जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का वो रैंडमली स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, ताकि जो पूरा हायर कॉन्सेंट्रेशन में जो इंक हमने ड्रॉप की थी वो पूरे ही वाटर के साथ मिक्सअप हो जाए. तो डिफ्यूजन बेसिकली बेटा तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में होता है. दैट इज इट अकर्स इन द सॉलिड्स, लिक्विड एंड एज वेल एज द गैसेस. बट ये गैसेस में सबसे ज्यादा फास्ट होता है एज कंपैरिजन टू द लिक्विड्स एंड द सॉलिड्स. सो डिफ्यूजन जैसे मैंने आपको अभी बताया था बेटा, तो यहाँ डिफ्यूजन हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो होता है वो बेसिकली, जैसे मैंने आपको अभी ये सेल का एक डायग्राम बना के दिखाया है, यहाँ मैंने आपको दिखाया कि ये इसके अंदर पोर्स होते हैं. तो इस डिफ्यूजन यहाँ पे किस चीज का हो रहा है सेल में, तो दैट इज इट अलाउस oxygen to come inside the cell and it allows the carbon dioxide to expel out from the cell. ओके तो जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो होता है हमारे सेल के अंदर वो दैट बिकम्स पॉसिबल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. ओके नाउ लेट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट, दैट इज हमारा जो वाटर होता है वो भी हमारा लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है. तो यहाँ हम अगर बात करेंगे तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. बेटा इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिमेंबर दैट कि यहाँ पे हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और मूवमेंट तब तक होता है जब तक कि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए. तो यहाँ बेसिकली जो डिफरेंस था वो हमारा था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, प्लस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल दैट इज जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसका ही क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है. तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में. तो ऑस्मोसिस के लिए बेटा अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ, ये हमारा एक वेसल हमने लिया है. अब उसमें मैंने आपको ये एक बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक बैरियर दिया है. अब अगर इसमें मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ हमने ये ए नाम दिया है इस चैम्बर को और इस चैम्बर को हमने बी नाम दिया है. यहाँ पे लेट सपोज मैंने इस पूरे में जैसे कि वाटर अगर फिल्ड है तो चैम्बर बी में हमने कोई भी सल्यूट डिसॉल्व नहीं किया है और यहाँ ए चैम्बर में हमने सॉल्ट डिसॉल्व किया है. तो अगर हम देखें इन दोनों के कंपैरिजन में तो किस चैम्बर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दैट इज इन द चैम्बर बी. तो मैंने अभी जो आपको डेफिनेशन बताई उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वाटर मॉलिक्यूल्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन दैट इज जो मूवमेंट होगा वो किस चैम्बर से किस चैम्बर के में होगा, वो होगा दैट इज बेटा बी टू ए, क्योंकि यहाँ बी चैम्बर में वाटर के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू द चैम्बर ए. तो जो मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का वो बी टू ए होगा. यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ मूव करेंगे क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और यहाँ ये जो है वो वाटर बिल्कुल प्योर है. तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे.
बेटा अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन समझने में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन द सोल्यूशन। दैट इज कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट में किसी भी चीज की मात्रा जो घोली जाती है सॉल्वेंट में, उसको सोल्यूशन बनाने के लिए, उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन इज नथिंग बट अगर आपको याद रखना है तो किसी भी चीज की मात्रा जो घोली गई हो किसी भी चीज में, उसको हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया वाटर मॉलिक्यूल्स इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ से B2A आएगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ ज्यादा है, बी चैम्बर में ज्यादा है। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन ऑस्मोसिस एंड द डिफ्यूजन। अब बेटा अगर हम देखें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, एक्चुअली ये जो दोनों ट्रांसपोर्टेशन के जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, ये बेसिकली हमारे सेल में हो रहा है। सेल मेम्ब्रेन ये जो करवा रही है, ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन हमारे रिजल्ट करता है तीन तरीके के केसेस में। सो लेट डिस्कस दो ऑल थ्री केसेस हियर। सो three cases are possible when the water move inside or outside of the cell. Let's suppose here I am taking the 3 beakers. Okay, this is beaker A, this is beaker B and this is beaker C. तो बेटा अगर हमने मान लो सेल को इन यहाँ पे ये हमारा पूरा इसमें वाटर फिल्ड है, ये हमने सोल्यूशन लिए हैं 3, ठीक है। सोल्यूशन में भी हम आप अभी यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो बेटा अगर हमने इसमें कोई भी सेल अगर हमने रखा है, अगर हम यहाँ पे सेल को देखें, अभी मैं आपको केसेस डिस्क्राइब करूंगी बट अभी हम फर्स्टली क्या कर रहे हैं, इसमें कोई भी एक सेल को हम इसमें ड्रॉप कर रहे हैं इस सॉल्यूशन में। तो अब 3 केसेस क्या पॉसिबल है वाटर के मूवमेंट में। यहाँ पे या तो बेटा सेल से वाटर अगर अंदर आएगा या फिर वो सेल के बाहर जाएगा, या फिर हो सकता है सेल में कोई भी नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स हो ही ना। वो 3 कौन से सॉल्यूशन में पॉसिबल होता है, दैट इज अभी मैं आपको यहाँ पे सेल को स्ट्रक्चरली बताऊंगी कि कैसे मूवमेंट होता है और सेल की शेप कैसे चेंज होती है। बट अभी मैं आपको 3 सॉल्यूशंस के बारे में बताती हूँ, दैट इज हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बेटा टॉनिक आप समझ रहे होंगे, जैसे बच्चों को हम कोई भी टॉनिक सोल्यूशन पिलाते हैं, उसमें कोई भी चीज़ें डिसॉल्व होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं वो घुली होती हैं, उस सोल्यूशन को हम बेसिकली टॉनिक बोलते हैं बच्चों का। तो वही आप टॉनिक से वही चीज़ समझ सकते हैं। अब हाइपोटोनिक में क्या होगा, आइसोटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक में क्या होगा। जब भी हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, दैट इज ये जो सोल्यूशन है हमारा वो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, दैट इज अब डाइल्यूट कब बोलते हैं हम उसको, जब उसमें सोल्यूट की मात्रा जो होती है वो कम होती है। आइसोटोनिक दैट इज जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है, जो मीडियम सराउंडिंग जो सेल है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है सेल के अंदर के एनवायरनमेंट के। तो दैट इज हैविंग द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स inside the cell and the outside the cell. And hypertonic solution that is the concentrated solution. अब यहाँ बेटा बेसिकली क्या होगा, अब मान लो मैंने आपको बताया ए जो है वो हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन है, दैट इज डाइल्यूट में अगर हमने मान लो कोई भी सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व की है तो उसके अंदर जो मात्रा है उसकी वो थोड़ी कम है, तो दैट इज वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है यहाँ पे। तो इस केस में सेल के साथ क्या होगा, अगर हमने सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला है, डाइल्यूट सोल्यूशन में डाला है, तो दैट इज जो सराउंडिंग मीडियम है उसका उसमें वाटर ज्यादा प्रेजेंट है। तो क्या होगा, हमारा सेल के अंदर जो होगा वो वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वही हमारे उस पर ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट इज उनका मूवमेंट होता है। तो यहाँ जो ऑस्मोसिस के हमारे ये जो मैंने 3 केसेस आपको
डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो 3 केसेस में होगा। दैट इज या तो सेल के अंदर मूव करेगा। अब हाइपोटोनिक है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो दैट इज वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई, तो दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ज्यादा इसके अंदर क्या होंगे, मूव करेंगे। तो सेल के साथ क्या होगा, ये वाला सेल हमारा जो होगा, मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे सेल बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा सेल, ये ब्लोट कर जाएगा, दैट इज ये हीमोलाइज हो जाएगा, दैट इज इट विल स्वेल, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट हमारा अगर हम देखें, आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन ओवर होती है, जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर और सेल के बाहर, वो एग्जैक्टली सेम होगी। तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड और आउटसाइड द सेल। तो सेल एग्जैक्टली अगर वो इस शेप का है तो वो एग्जैक्टली इसी शेप का रहेगा, दैट इज देयर विल बी नो चेंज इन द शेप ऑफ द सेल। Next, when we come to the hypertonic solution, that is the solution is that is यहाँ पे जो solute है वो उसकी concentration ज्यादा है और water concentration जो है वो क्या है, कम है। तो hypertonic solution की अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा सेल जो होता है वो बेटा क्या करता है, यहाँ पे सेल जो होता है वो हमारा श्रिंक कर जाता है, ठीक है, श्रिंक कर गया, दैट इज वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल जो थी वो ज्यादा थी, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हमारे बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ हमारे जितना अंदर आ रहा था उतना ही बाहर जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो नो नेट जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट था वो बिल्कुल कोई भी नेट मूवमेंट ऐसा नहीं था, वो एग्जैक्ट बिल्कुल सेम रहा। और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर ज्यादा प्रेजेंट थे सेल के अंदर एज कंपेयर टू द आउटर सराउंडिंग मीडियम। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर आएंगे और सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। तो इस सेल को हम बोलेंगे दैट इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और इस सेल को हम बोलेंगे हीमोलाइज्ड, हीमोलाइज्ड सेल और स्वॉलन सेल। होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा इस डायग्राम के थ्रू समझ में आया हो कि हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है और हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा तीनों ये वाले। हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसमें हमारा वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है, जो बजाय उसके जो सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व है। हमने यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट लिया है, सॉल्ट या शुगर आप कोई भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। आइसोटोनिक में जो हमारा वाटर होता है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल जो सराउंडिंग मीडियम में होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है, जहां पे कोई भी नेट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता है सेल के बाहर और अंदर। इसलिए सेल की जो शेप होती है वो एग्जैक्टली वैसी ही रहती है जैसा वो होता है। यहाँ पे बेटा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो सोल्यूट है उसकी मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू द वाटर। तो जो सेल के अंदर वाटर है वो ज्यादा है बजाय बाहर के, जो क्योंकि सराउंडिंग मीडियम में वाटर जो है वो कम है, उसमें सोल्यूट ज्यादा है। तो यहाँ सेल के अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बाहर आएंगे, ठीक है, और इसलिए हमारा सेल क्या हो जाता है, वो श्रिंक कर जाता है, दैट इज इट विल श्रिंक। तो श्रिंक सेल को हम कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल और इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस भी बोलते हैं। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द water molecules in the process that is we are describing here the osmosis, जो 3 हमारे possible cases थे osmosis में। So this was all about the transportation through the cell membrane. So now students we are going to discuss about the second main component of the cell, that is the nucleus. So let's see about the nucleus. Okay, so students now we will discuss about the nucleus, which is called as the brain of the cell. Why we call it as a brain of the cell? Because it controls all the activities performed by the cell and the metabolism which goes inside our cell. So I have drawn the diagram here. Let's please start with the diagram. So nucleus जो होता है बेटा ये कवर्ड होता है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। और ये जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में कैविटी होती है, दैट इज ये कैविटी जो होती है इसके बीच में एक स्पेस होता है ये, और
यहाँ जो हमारे जो ये डबल लेयर मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, जिसको न्यूक्लियर हम एनवेलप कह रहे हैं, उसके बीच में स्पेसेस होते हैं, उन स्पेस को हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। दिस न्यूक्लियर पोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर और द एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल बिटवीन द दिस ग्राउंड सब्सटेंस विच इज फिल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, वी कॉल इट एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। So nuclear pore is responsible for the exchange of the substances between the nucleoplasm and the cytoplasm, that is which is filled in the cell, that is outside the nucleus. So न्यूक्लियर एनवेलप वो हमारी एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जो जो दो लेयर से बनी होती है, उनके बीच में एक ये जो कैविटी होती है वो प्रेजेंट होती है उन दो लेयर्स के बीच में। तो न्यूक्लियर पोर हमारा वो एक स्पेस होता है जो कि उन एनवेलप्स के बीच में स्पेसेस देता है, जिसकी वजह से हमारा एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है किसके बीच में, न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में और साइटोप्लाज्म के बीच में। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये वो ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर, उस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर भरा होता है, ये फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होता है। और इसके अंदर हमारे जो दो मेन कंपोनेंट्स एम्बेडेड होते हैं उसको हम बोलते हैं, वन इज द न्यूक्लियोलस एंड अदर इज द chromatin material. So let's understand first what is nucleolus. Nucleolus, as I have told you earlier also, nucleolus एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा न्यूक्लियस का, एक वन ऑफ द यूनिट होता है जो कि हमारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो हम उसको न्यूक्लियोलस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी ट्रू हमारी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के ऊपर हमारी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लियोलस एक वन ऑफ द यूनिट होती है हमारी किसकी, न्यूक्लियस की। नाउ कम नेक्स्ट टू द क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल को अगर हम समझना चाहें तो बेटा लेट्स सपोज आपने एक बोल है जो कि नूडल से भरा हुआ है, तो बिल्कुल सेम आपका एग्जाम्पल हमारा क्रोमैटिन मटेरियल का होता है। इट इज अ थिक डेंस एंटेंगल्ड मास ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हमारे क्या होते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे राउंड एंड द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। जो कि क्रोमैटिन मटेरियल और क्रोमोसोम्स में फर्क क्या है, जब हमारा सेल डिवाइड नहीं किया हुआ होता है तो वो एंटेंगल्ड मास जो होता है हमारा, जो हम नूडल्स का बोल जो भरे हुए हैं एक साथ पूरे, वो जो सेल डिवाइड करने से पहले एंटेंगल्ड मास जो होता है वो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल होता है। एंड व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब हमारा सेल डिवाइड करने वाला होता है तो वही एंटेंगल्ड मास हमारा ऑर्गेनाइज हो जाता है और क्या होता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और उन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और उन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे क्या होता है, उसमें हमारा डीएनए होता है। डीएनए दैट इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा हेरिडेटरी मटेरियल होता है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा। और उन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और वही जीन्स हमारी कहलाई जाती है हेरिडेटरी यूनिट्स विच गॉट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। और उसी की वजह से हमें जो कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं वही कैरेक्टर्स रिजेंबल करते हैं हमारे पेरेंट्स को जो ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं। तो दैट बिकॉज ऑफ द पॉसिबल ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द जीन्स। सो नाउ और न्यूक्लियोलस जो होता है बेटा वो क्या होता है, ये होता है राइबोसोम के बनने का साइट। दैट इज राइबोसोम्स हमारी बॉडी में, हमारे साइटोप्लाज्म में क्या करता था, प्रोटीन सिंथेसिस करता था, और वही राइबोसोम्स हमारे कहाँ बनते हैं, दैट इज दे आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस। तो और न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। सो प्लीज राइट अबाउट दिस, दैट इज न्यूक्लियस हमारा ब्रेन ऑफ द सेल होता है, एंड ये क्या होता है, इसके हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स अभी मैंने आपको बताए। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, दैट इज द ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड फ्लूइड सब्सटेंस which is filled inside the nucleus, filled inside the nuclear envelope, you can write it, nuclear envelope. Next, the second thing we are discussing about the nucleolus. Nucleolus, it is the site of ribosome formation, ribosome formation, and it also have the RNA,
also contain RNA, that is ribonucleic acid. Ribonucleic acid. That is, what does it do? That is, it helps in the formation of ribosomes, which are the site of the formation of proteins. So next is the chromatin material. Chromatin is the entangled mass of chromosomes before the cell division. Before the cell division. Next we have the nuclear pore. Nuclear pore, the space present between the nuclear envelope. That is these pore. Okay, and nuclear envelope, it is formed by the double layered membrane of the nucleus. So this was all about the parts of the nucleus. Now we have to discuss more about the chromosomes. तो बेटा chromosomes क्या होते हैं? Chromosomes हमारा एक ऐसा thread like structure होता है जो कि जिसका मैं आपको अभी डायग्राम बना के दिखाती हूँ. Okay, like this. Chromosome. So, जब हमारा सेल डिवाइड नहीं किया होता है तब हमारा क्रोमोसोम जो होता है ये बीच का कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहां पे ये दोनों हमारी आर्म्स होती हैं क्रोमोसोम्स की, वो अटैच्ड होती हैं. अब जब पहले ये हमारा डुप्लीकेसी के टाइम पे डुप्लीकेशन होता है इसका और इसकी सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं. अब हमारी इसकी सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाती हैं ये इसके डुप्लीकेशन के टाइम पे. अब जब ये डिवाइड करेगा, दैट इज मियोसिस के वक्त या माइटोसिस के वक्त हमारा जब सेल डिवाइड करता है तो ये क्या होता है, हमारे डिवाइड कर जाते हैं एंड अगेन दे बिकम द अनपेयर्ड. अगेन दे बिकम अनपेयर्ड. तो ये जो बेटा हमारा क्रोमोसोम जो होता है जब हमारा डिवाइड करता है, डुप्लीकेट करता है, तो ये क्या होता है, हमारा डुप्लीकेशन के वक्त हम इसकी प्लॉइडी को अगर हम बोलते हैं तो ये होता है डिप्लॉइड. दैट इज यहाँ पे ये पेयर्ड होता है. अगर पेयर्ड होगा क्रोमोसोम तो वो हमारा डिप्लॉइड कहलाता है. और जहां वो हमारा डिवाइड करता है और उसके बाद अगेन वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं हेप्लॉइड. तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ यूनिक दैट इज नंबर ऑफ chromosomes, like we humans have 46 chromosomes, that is 23 pairs of chromosomes. तो और हमारा प्लॉइडी जो होती है वो हमारी डिप्लॉइड्स जो होते हैं हम, तो वो डिप्लॉइड्स में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. और जब वो 46 क्यों कहलाए, क्योंकि वो जब अनपेयर्ड हुए हमारे, तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड हमारा क्रोमोसोम है वो हमारे 46 कहलाते हैं. सो ये हमारा जो होता है ये दिस इज नोन एज द, ये जो हमारे बीच का यहाँ से अटैच्ड होती हैं दोनों, ये होते हैं हमारा सेंट्रोमियर. एंड दीज आर क्रोमैटिड्स. And when they are identical, they are known as the sister chromatids. Okay, and the extremes of the chromatids are known as the telomeres. So
आपके क्लास 9th के हिसाब से क्रोमोसोम्स के बारे में आपको इतना ही जान लेना काफी है। और जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसके ऊपर कुछ डीएनए कुछ डिस्टिंक्ट डीएनए सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम जीन्स बोलते हैं। दैट इज जीन्स हमारे क्या होते हैं, जिनको जीन्स को हम बोलते हैं हेरिडिटरी यूनिट्स। हेरिडिटरी यूनिट्स, these are distinct DNA segments, distinct DNA segments. And how does they help? That is, ये help करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। और डीएनए हमारा क्या होता है बेटा, डीएनए का अगर हम देखें इसकी फुल फॉर्म होती है डीएनए की, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है बेटा, ये डीएनए जो होता है ये हमारा एक ऐसा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है जो हमारी जेनेटिक मटेरियल में होता है। तो डीएनए हैज ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। और कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो कि हेल्प करते हैं उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हमारी जेनेटिक मटेरियल में, और जिसके ट्रांसमिशन के थ्रू ही हमें क्या होता है, अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स मिलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। Now we will discuss about the cytoplasm. Students, now we will discuss about the cytoplasm. This is the main third component of the cell. Okay, so student, मैंने आपको पहले भी बताया था साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये एक ऐसा फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक सेल का डायग्राम बना के दिखाया है। ये हमारी आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर बीच में हमारा जो सेंटर मिडल में है जो हमारा, वह है हमारा न्यूक्लियस, और जो चारों तरफ उसके जो हमारा फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट है, दैट वी कॉल्ड इट एज अ साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट द it is a fluid ground substance which is present between the cell membrane and the nucleus, and all the organelles are floating inside the cell in the cytoplasm. So there are two terms, that is cytosol and cytoplasm. So what is the actual difference between the both? Cytosol is nothing. Cyte means that is this is the cell, and sol is for solution. Cyto here is also the cell, and plasm means that is a liquid fluid, plasma. So it is a jelly like substance जिसमें हमारे सारे ही सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और साइटोसोल वो एक ग्राउंड हमारा क्लियर फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो ये हमारा सिर्फ एक, हम अगर साइटोसोल देखें तो बस एक जस्ट एक लिक्विड है। साइटोप्लाज्म इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट न्यूक्लियस। सो साइटोप्लाज्म का अगर हम फंक्शन देखें तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, दैट इट मेंटेन्स द सेल शेप, इट मेंटेन्स द सेल शेप। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स द मैकेनिकल शॉक्स, द सेल फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। Mechanical shocks. Next, it is the site for the various metabolic activities, metabolic pathways or activities, metabolic pathways or processes. And since there are so many inorganic enzymes, or we can say so many inorganic molecules are present in the cytoplasm, so it helps in the various processes as well. Like we can say some inorganic vital molecules or enzymes
are present that participates in various processes like glycolysis, जिसके बारे में आप बेटा क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि डिसॉल्व होते हैं साइटोप्लाज्म में हमारे, और कुछ वाइटल हमारे मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स और कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक चीजें भी प्रेजेंट होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज में वो हमारे काम आती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म अगर हम बहुत कंसाइज वे में देखें तो ये क्या होता है, एक जैसी लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो बीच में होता है वो वहां प्रेजेंट होता है, और उसमें बहुत सारी हमारी जो सेल ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो सारी फ्लोट करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल cytoplasm. So next we will discuss about, in the next video we will discuss about the cell organelles. So this was all about the three main components of the cell. So students, in my next video I will be giving you all about the cell organelles, and if you have any doubt please do let me know in the comment section, and if you have liked my video then please like, share and subscribe my channel, that is Science of Philip, and please press the bell icon so that you may never miss any updates. Thank you.